एक बच्चा जो है वो गाँव में पढ़ रहा होता है और उसने सपना देखा होता है मचान पे बैठ के कि यार मुझे कल्पना चावला जैसा बनना है, मुझे नासा तक जाना है। तो मेरे पिताजी ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी भले ना हो, लेकिन मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा। दिल्ली में जो बच्चे बाहर से यूपी बिहार से जाते हैं, उनको दिल्ली के बच्चे बड़ी ओछ नज़र से देखते हैं। वो बोलते हैं कि अरे बिहारी चल यहाँ से। तो मैं बहुत ज़्यादा रोया पिताजी के सामने कि मैं गाँव जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ। पर मेरे पिताजी ने भी एक बात कही कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद मेरे जीवन में उससे भी बड़ा जो है संघर्ष शुरू हुआ, जो कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा है और मैं नासा में वैज्ञानिक हूँ और उसके साथ साथ मैं फोरियर एनर्जी सॉल्यूशन का फाउंडर हूँ, जो कि आईआईटी इंदौर का एक स्टार्टअप है। और आज सबको मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ कि एक छोटे से गांव से एक लड़का किस तरह से चलकर नासा में वैज्ञानिक बनता है और नासा में जाकर वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लेजर शीट इमेजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव से आता हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो गांव के अंबेडकर विद्यालय से शुरू की। तो जब मैं 8th में था, तब मुझे एक इंसिडेंट याद है जहाँ से मुझे वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा मिली, या मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे स्पेस साइंस परस्यू करना है। तो क्या होता है कि गांव में बहुत बार फसल जब किसान लगाता है तो वो मचान बनाता है। मचान क्या होता है कि वो बेसिकली जो पुआल होता है उससे बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बांस के ऊपर बनाते हैं। और उससे क्या करते हैं कि अगर कोई भी पशु आ रहा है खाने के लिए फसल को, तो हम वहाँ पे बैठ के उसको देख सकते हैं और आवाज़ लगा सकते हैं, उसको भगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत बार ऐसा होता था कि हम मचान पे जब बैठते थे तो वहाँ पे पूरा आकाश हमें दिखाई देता था, तारे दिखाई देते थे और ऐसा लगता था कि मुझे तारे जो हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं। तो वहीं से मुझे परस्यू करने का, स्पेस साइंस में जाने का जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। दूसरा इंटरेस्ट ये था कि उस समय कल्पना चावला जो हैं, वो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी और उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। तब जाके मैंने नासा के बारे में वहाँ पे सुना कि कल्पना चावला जो है वो नासा का सफ़र तय की है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करके। तो कहीं न कहीं मुझे वहाँ से एक इंजीनियर बनने की, एक साइंटिस्ट बनने की जो है प्रेरणा मिली। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने हाई स्कूल अपना कंप्लीट किया, अपने ज़िले के ही एक सरकारी विद्यालय से, वहाँ से मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया, तो मैं पढ़ने में अच्छा था। लेकिन हमारे गाँव का जो माहौल था उतना अच्छा नहीं था। तो मेरे पिताजी ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी भले ना हो, लेकिन मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरा बच्चा एक वैज्ञानिक बनने का सपना देख रहा है। तो पिताजी ने क्या किया, मुझे दिल्ली भेज दिया। और फिर जो एक बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा है पूरे 10th तक, उसके बाद वो दिल्ली जाता है, वहाँ पे एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू करता है। और 11th में क्या होता है कि जब मैं पढ़ाई करने जाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों सब्जेक्ट लिया रहता है और पूरी तरह से इंग्लिश में मेरा पूरा जो पाठ्यक्रम है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। और वहाँ पे जाके, दिल्ली में जाके मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कह सकता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। पहली चीज़ तो ये थी कि दिल्ली में जो बच्चे बाहर से, यूपी बिहार से जाते हैं, उनको दिल्ली के बच्चे बड़ी ओछ नज़र से देखते हैं। ओछ नज़र से ये कि उनका मज़ाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि अरे बिहारी चल यहाँ से। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो मुझे बिहारी बुलाते थे। तो ये चीज़ मुझे बड़ी मतलब अजीब-सी लगी कि देखो, हमारे ही बैचमेट्स हैं, हमारे ही दोस्त यार हैं, वो किस तरह से मुझे संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि मेरा जो प्रोनंसिएशन था इंग्लिश का वो अच्छा नहीं था, क्योंकि हमने गाँव के स्कूल से पढ़ाई की थी, तो आप अचानक से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे आप अपने प्रोनंसिएशन को इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं अ, ई एम को यम बोलता था, तो मेरे जो बैचमेट हैं वो बड़ा हँसते थे। वो ठहाका मतलब मेरा मज़ाक उड़ाते थे कि देखो यार, ये किस तरह से इंग्लिश बोल रहा है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि चाहे आपका इंग्लिश का प्रोनंसिएशन अच्छा ना हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ये ज़रूरी है। जब मैं 11th में किसी तरह से, पहले तो मैंने अपना साहस खो दिया कि मुझे जो चीज़ हिंदी मीडियम से समझ में आती थी, वो चीज़ मुझे इंग्लिश मीडियम में अब बहुत टफ लगती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइंस में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि ऊर्जा को एनर्जी कहा जाता है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते थे जो टीचर पूछते थे, उसका मुझे जवाब आता था, लेकिन क्योंकि मेरा पूरा जो पाठ्यक्रम था वो इंग्लिश में हो गया था, तो मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाता था। वहाँ पर भी मेरा आत्मविश्वास जो है बहुत ही ज़्यादा डगमगाया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कुछ बनना है।
ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बिना बने कुछ दिल्ली से आ सकता हूँ। तो मैंने पिताजी को पहले तो मैं बहुत ज़्यादा रोया पिताजी के सामने कि मैं गाँव जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ, मैं दिल्ली में नहीं पढ़ाई कर सकता हूँ, गाँव जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं वैसे मैं एटमॉस्फेयर में कभी रहा नहीं। और फिर भी मैंने फिर हार नहीं मानी, मैंने कहा कि नहीं, अगर अब्दुल कलाम जो हैं वो पेपर बेचकर इतने बड़े मिसाइल मैन बन सकते हैं, तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो मुझे ऐसा लगा कि अब्दुल कलाम का जो जीवन रहा है वो मेरे से भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहा है। तो मैंने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद मेरे जीवन में उससे भी बड़ा जो है संघर्ष शुरू हुआ, जो कि 11th मैंने जैसे ही कंप्लीट किया मेरी माताजी गुज़र गई और मेरे लिए ऐसा लगा कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। बिकॉज़ माता जो होती है उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है माँ-बाप से। और फिर किसी तरह से मैं कहूँगा कि मैं क्योंकि माँ गुज़र गई तो मेरे अंदर वो एक भाव आया कि नहीं, माँ ने मुझे जो सीख दी है, वो उस चीज़ को मुझे परस्यू करना है। क्योंकि मेरी माँ हमेशा, हम गाँव में थे तो एक चौपाई हमारे पिताजी, मेरी माँ बीमार रहती थी तो सुनाते थे, रामचरितमानस की चौपाई है कि कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। कि ज्ञान से संत महात्मा वेद पुराण यही कह रहे हैं कि ज्ञान से दुर्लभ कुछ भी नहीं है। तो बेटा पढ़ाई करोगे, कुछ बनोगे, तो सब कुछ हासिल कर लोगे। तो माँ की वो जो सीख थी वो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में थी कि नहीं, मेरी माँ चली गई, लेकिन उसने जो सीख दी है उस चीज़ को परस्यू करना है मुझे, उस चीज़ को लेके चलना है। देखते-देखते ये ऐसा 12th आया कि 12th खत्म हो गया मेरा। साइंस और मैथ्स में मार्क्स मेरे अच्छे थे, लेकिन इंग्लिश मेरा, क्योंकि मैंने हिंदी से सीधा इंग्लिश मीडियम में ट्रांज़िट किया था तो मेरे 45 नंबर केवल आए थे इंग्लिश में। और फिर मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी नहीं हुआ। फिर मैं गाँव गया तो सभी लोगों ने बहुत ताने दिए और बहुत सारे चीज़ें कही कि अरे आपने तो इसको अ, गाँव से शहर भेजा पढ़ाई करने के लिए और ये कुछ कर नहीं रहा है वहाँ पे, ये बस वहाँ पे घूम रहा है। तो आप ऐसा करिए कि इसको गाँव गाँव बुला लीजिए, कुछ कर नहीं पाएगा, यहाँ पे आपकी मदद करेगा, सारी चीज़ें करेगा। और मेरे पिताजी ने भी एक बात कही कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उन्होंने भी गुस्से में मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मेरे कॉन्फिडेंस को वैसा किया कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो बच्चा होता है वो एकदम से इमोशनली उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये चीज़ थी मेरे अंदर, जो कि एक ज़ील होती है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। और शायद वही जो मेरा आत्मविश्वास अपने ऊपर था, या जो अपने ऊपर भरोसा था कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी एक्सट्रीम सिचुएशंस आएँगी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट अपना इंजीनियरिंग का दिया और इस बार मेरा हो गया। अब जब बच्चा इंजीनियरिंग क्वालिफ़ाई कर लेता है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है, तो उसको पढ़ाना पड़ता है। माँ-बाप को इंजीनियरिंग कराने के लिए बच्चे को अ, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वो तो मेरे पिताजी के पास था नहीं। तो मेरे पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुमको इंजीनियरिंग करना है और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तो मैं अपनी ज़मीन बेच दूँगा, तुमको पढ़ाऊँगा, किसी तरह से भी पढ़ाऊँगा। तो पिताजी जब ज़मीन बेच रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर कितना बड़ा एक भार रख दिया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको किसी न किसी तरह से प्रूव करना है कि नहीं, यू आर वर्थ इट, लाइक आप उस लायक हैं, इस वजह से आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया जा रहा है। फिर जब पिताजी ज़मीन बेच रहे थे, तो लोग यही बोल रहे थे कि अरे आप क्या कर रहे हैं? अपना इतना बड़ा जो भी है ज़मीन जायदाद, जो भी आपके पास थोड़ी बहुत है, आप उसको बेच देंगे और आपका बच्चा अगर कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे कि बच्चे गाँव से जाते थे इंजीनियरिंग करने के लिए और फर्स्ट ईयर के बाद वो वापस चले आते थे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा जो है, वो कुछ न कुछ करेगा ज़रूर, और उन्होंने पढ़ने के लिए मुझे भेजा। और फिर मैंने अपनी पढ़ाई की। और पढ़ाई के दौरान ऐसा हुआ कि बहुत बार ऐसा होता था कि जो फ़ीस जो होती थी कॉलेज की, वही बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे पिताजी ने जो ज़मीन बेची थी वो बहुत ज़्यादा सफ़िशिएंट नहीं था मेरे लिए। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, चाहे ऐसा भी हुआ है कि मैंने अपने दोस्तों से पैसे माँगे हैं कि यार मुझे पैसे दे दो इस महीने के लिए, मैं अगली बार दे दूँगा। तो मेरे पास ये ऑप्शन कभी नहीं था कि नहीं, मैं विदेश में जाके कोई इंटर्नशिप करूँगा, चाहे कोई पढ़ाई करूँगा। लकीली ऐसा हुआ कि जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था, तभी से मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर मिला, या कहूँगा कि थैंक्स टू माय टीचर, जो हमारे गुरु होते हैं, ऐसे मिले
जिन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया, क्योंकि मेरा साइंस की तरफ ज़्यादा झुकाव था कि मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद था। तो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि देखो बेटा, आप पैसे के बिना भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं इंडिया में जिसको कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जितने आईआईटीज़ हैं वहाँ पे समर इंटर्नशिप निकलती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस की फेलोशिप आती हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होता है, उसमें कर सकते हो। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना होती है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी फेलोशिप्स हैं। तो मैं जो अपनी पहली जो मैंने इंटर्नशिप की है, तो मैं एक्चुअली समर में सारे बच्चे जो है घर चले गए, लेकिन मैं समर में घर नहीं गया। मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि नहीं, फर्स्ट ईयर से ही मुझे इंटर्नशिप करना है, ट्रेनिंग लेनी है, बिकॉज़ मेरे पास फेल्योर का कोई ऑप्शन नहीं था। और मैंने अपने सीनियर से भी पूछा था, तो उन्होंने बताया कि देखो, अगर तुमको रिसर्च करना है तो तुमको इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर देना चाहिए। तो मैं फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करने के लिए इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस गया, कोलकाता गया, और वहाँ पे मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया। उन्होंने सेकेंड ईयर में मुझे फिर से इंटर्नशिप ऑफ़र की, तो फिर मैं वहाँ पे गया, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट फिर से किए, तो एक अच्छा खासा मुझे एक्सपीरियंस मिल गया। और फिर जब मैं थर्ड ईयर में था, तो मुझे 2 जगह से पेड इंटर्नशिप का ऑफ़र था। पहला तो ये था कि पेरिस में इंस्टीट्यूट है वहाँ से, और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट अर्लिंगटन। तो मैंने दोनों में से एक चुनाव करना था, और मैंने दूसरा चुनाव किया जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास था। और उस चुनाव का यही रीज़न था कि वहाँ पे कल्पना चावला जी ने जाके पढ़ाई की थी, अपनी इंजीनियरिंग की थी। तो मैंने कहा कि मेरे एक आदर्श में कल्पना चावला जी हैं, और उन्होंने अगर वहाँ से पढ़ाई की है तो मैं भी जाके वहाँ से इंटर्नशिप करूँगा। तो जब मैं अमेरिका पहुँचा, एक गाँव का लड़का जो है वो थर्ड ईयर में अमेरिका में इंटर्नशिप करने के लिए जाता है, तो उसके लिए जो वातावरण होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि कल्चरल शॉक होता है कि लोग वहाँ पे, उनका पहनावा ओढ़ावा सारी चीज़ें बड़ी अलग है। लकीली ऐसा हुआ कि मुझे अच्छे दोस्त मिल गए जिन्होंने मुझे गाइड किया, और लैब में भी जो एक एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी अच्छा था। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँ कि मुझे डिफ़िकल्टी हुई वहाँ के एटमॉस्फेयर को अडैप्ट करने में। और वहाँ का जो लम्हा है मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे कल्पना चावला जी के नाम से एक बहुत बड़ा हॉल बना है एयरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और जब कल्पना चावला हॉल से मैं गुज़र रहा था, तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक सपना सा है मेरे लिए। और फिर ऐसा अजीब-सा लगा कि यार, मैंने चलो अपने लाइफ़ में ऐसा तो किया कि ठीक है, मैंने अपना सफ़र वहाँ तक तय किया जहाँ से कल्पना चावला जी ने अपनी अमेरिका में पढ़ाई शुरू की थी। फिर 4th ईयर की बात मैं बताता हूँ। जब मैं 4th ईयर में था, तो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से ऑफ़र था, और इंटर्नशिप मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग से मिल रही थी। बस बशर्ते ये था कि ऑक्सफोर्ड में जो मेरी इंटर्नशिप थी वो पेड नहीं थी। मुझे अपना भी कुछ पैसा लगा के वहाँ पे इंटर्नशिप करना था। जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग में मुझे पूरी तरह से पेड इंटर्नशिप मिल रही थी। तो मैंने अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए ऑक्सफोर्ड नहीं गया मैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग का चुनाव किया, वहाँ पे मैं 4th ईयर में इंटर्नशिप करने गया। 4th ईयर में मैंने इंटर्नशिप खत्म की, फिर इंडिया आया। फिर हमें 5th ईयर में अपना बेसिकली मास्टर थीसिस करना होता है। तो फिर मुझे वहाँ के प्रोफ़ेसर ने मेरे मास्टर थीसिस को भी ऑफ़र किया, और वो थीसिस भी फुली पेड थी, इसलिए मैं अपनी मास्टर थीसिस भी वहाँ करने गया। मैंने मास्टर थीसिस वहाँ से कंप्लीट की, फिर मुझे पीएचडी का ऑफ़र था। अब ये था कि मुझे चयन करना था कि मुझे नौकरी करनी है या मुझे पीएचडी करनी है। अब पापा जो हैं वो मेरे ये चाहते थे कि नहीं, मेरा बेटा अब 5 साल की पढ़ाई कर लिया है तो वो नौकरी करेगा, एक अच्छा-सा पैकेज लेगा, और हमारे जो घर की सिचुएशन है वो बदल जाएगी, हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक हो जाएँगी। मेरा जो मन था ये था कि मुझे पीएचडी करनी है, क्योंकि मुझे रिसर्च करने में बड़ा मज़ा आने लगा था। तो ऐसा पड़ाव जो होता है बहुत सारे बच्चों के पास आता है कि हम उनको रिसर्च करना है या जॉब करनी है, और बहुत बार ये होता है कि बच्चा माँ-बाप के जो भी डिसीजंस होते हैं उनको मानता है, उनको परस्यू करता है कि नहीं, मैं जॉब कर लेता हूँ, 2-3 साल के बाद पीएचडी कर लूँगा। और फिर ऐसा होता है कि फिर बच्चा हमेशा के लिए जॉब ही करता है, पीएचडी नहीं कर पाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ वही सिचुएशन थी, और मेरा जो फ़ैसला पीएचडी करने का था वो इसलिए आसान लगा मुझे, क्योंकि मैंने स्वीडन से अपनी पीएचडी का चुनाव इसीलिए किया क्योंकि स्वीडन में जो स्कॉलरशिप है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। तो मैंने पापा को अपने कन्विंस किया किसी तरह से कि पापा, ऐसा है कि अगर मैं किसी कंपनी में भी जॉब करूँगा तो मुझे
थोड़ी-सी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर मैं पीएचडी करता हूँ स्वीडन से तो मुझे अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलेगी जिससे मैं सेविंग कर लूँगा और जो भी घर के खर्चे हैं, शायद जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं उसको अच्छे से निभा पाऊँगा। तो कहीं न कहीं जाके मेरे पिताजी हैं, वो कन्विंस हुए कि ठीक है, तुम जाओ और पीएचडी करो। तो मैं आप सब से भी यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको बोलेंगे कि नहीं आपको जॉब करना चाहिए, पीएचडी करना चाहिए। तो शायद आपको अपने केस में ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है, मेरे लिए क्या बेस्ट डिसीज़न था। मेरे लिए जो बेस्ट डिसीज़न था यही था कि मुझे पीएचडी करने का उस समय बहुत ज़्यादा जुनून था कि मुझे पीएचडी ही करना है, रिसर्च ही करना है। और मेरे लिए स्वीडन एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी था, इसलिए मैं अमेरिका पीएचडी करने के लिए नहीं गया, इसलिए मैं यूके पीएचडी करने के लिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पे पीएचडी में स्कॉलरशिप कम मिलती है कंपेयर टू स्वीडन। तो मैंने स्वीडन का चुनाव किया और मुझे लगता है कि आई टूक द बेस्ट डिसीजन। तो मैंने अपनी जो पीएचडी है वो स्वीडन में स्टार्ट की और जब मैंने स्वीडन में पीएचडी स्टार्ट की तो उस लैब में जब मैं गया तो मुझे जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी नेगेटिव लगा। हालाँकि वो लैब बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छा-अच्छा रिसर्च कर रखा था। कुछ एग्ज़ाम्पल ऐसे थे कि जो मेरे लैब मेंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा मुझसे बात नहीं करते थे। वहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे बड़ा ही नेगेटिव सा लगा। तो मैंने ये फ़ैसला किया 3 महीने के अंदर कि मुझे वो पीएचडी पोज़ीशन से क्विट करना है। लेकिन ये भी डर था मेरे मन में कि कहीं मेरा पीएचडी करने का जो सपना है, रिसर्च करने का जो सपना है वो टूट न जाए। फिर भी मैंने वो चैलेंज लिया, वो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं पीएचडी ये छोड़ रहा हूँ और लकीली मुझे दूसरे लैब में पीएचडी जो है वो मिल गया और मैं फिर वहाँ पे अपना पीएचडी कंटिन्यू किया। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज़ छोड़ दूँगा तो मेरा सपना टूट जाएगा। लेकिन जैसा कहा गया है कि एक अपॉर्च्युनिटी जब जाती है, तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। तो लाइफ में हमेशा ऐसे सोचना है कि ठीक है, आज हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी बंद हुई है, तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी जो है वो खुलेंगी। और मेरा जो वो फैसला था पीएचडी करने का दूसरी जगह पे जाके, दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके, वो बाद में बहुत अच्छा साबित हुआ मेरे लिए। तो फिर मैंने अपनी पीएचडी की, पीएचडी के दौरान भी मैंने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया और उसके बाद फिर मैंने अपनी पीएचडी 2018 में पूरी की। अब फिर से मैं उसी राह पे खड़ा था जहाँ पे मुझे डिसाइड करना था कि मुझे नौकरी करनी चाहिए कि रिसर्च करना चाहिए। और फिर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब बहुत हो गया रिसर्च, अब पैसा कमाना है, अब अमीर बनना है। तो मुझे डेनमार्क की कंपनी है, वहाँ से मुझे जॉब मिला और उनका पैकेज बहुत अच्छा था। तकरीबन वो लोग 7 लाख रुपए महीने के दे रहे थे एंड प्लस और भी सारे पर्क्स उसमें इंक्लूड थे। लेकिन ऐसा हुआ कि जब मैं ऑफ़र लेटर साइन करना था उसके 2 दिन पहले ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आया कि नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ? क्या सच में मैं जॉब करना चाहता हूँ या रिसर्च करना चाहता हूँ? तो मेरे अंतर्मन ने मुझे यही कहा कि नहीं तुझे रिसर्च करना चाहिए। तो फिर से मैंने क्या किया जर्मनी में रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशन जो है उसको एक्सेप्ट किया और फिर मैं अपना जो नौकरी है वो जॉइन नहीं किया मैंने। फिर मैं जर्मनी गया, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया और फिर वहाँ से जब मैं जर्मनी में था, तो मुझे स्वीडिश रिसर्च काउंसिल का पहली बार फेलोशिप मिला जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव ग्रांट होता है। मैंने कभी बिलीव ही नहीं किया था कि उस टाइप के पब्लिकेशन के साथ, उस लेवल के पब्लिकेशन के साथ वो मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपॉर्च्युनिटी मुझे इसलिए मिली क्योंकि जो मैंने पीछे का काम किया था, जो मैंने बैचलर लेवल पे अपना काम किया था, जैसे मैंने कहा कि मैं हर साल जो मेरे 5 साल थे अपने कॉलेज के, वो पाँचों साल मैंने अलग-अलग लैब में जाके नई-नई चीज़ें सीखी और मैंने अपने बैचलर में पेपर पब्लिश किया, अपने मास्टर्स में पब्लिश किया। तो मेरा पीएचडी के रिसर्च में पेपर का जो लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं था, लेकिन जो मैंने बैचलर और मास्टर्स में एक्सपीरियंस लिया था, जो मैंने एक्सपोज़र लिया था, उसको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया। इस वजह से मुझे वो ग्रांट मिला और उस ग्रांट की वजह से मैंने नासा में काम करना शुरू किया। तो जब मैं नासा जाता हूँ तो मैं स्वदेश मूवी जो शाहरुख खान की स्वदेश मूवी आई आई थी, तो कहीं न कहीं मेरा जो ब्रेन था वो विजुअलाइज़ करता था कि अगर मैं नासा कभी पहुँच जाऊँगा तो जैसे शाहरुख खान जो इंस्टेंस लेता था स्वदेश मूवी में कि वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो मुझे लगता था कि एक दिन नासा अगर मैं पहुँच गया ना, तो मैं भी ऐसे स्टांस लेके फ़ोटो खिंचाऊँगा। तो जब मैं जाता हूँ और नासा का लोगो मुझे दिखता है तो वो गाना याद आता है स्वदेश मूवी का कि ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा। और फिर मैं वहाँ जाता हूँ तो ऐसी फीलिंग होती है कि गूज़बम्प्स से आते हैं। वहाँ पे जब लिखा रहता है कि वेलकम टू आवर यूनिवर्स और फिर ऐसा लगता है कि यार ये भी सपना मैंने देखा था, वो पूरा हो गया।
कि एक बच्चा जो है वो गाँव में पढ़ रहा होता है और उसने सपना देखा होता है मचान पे बैठ के कि यार मुझे कल्पना चावला जैसा बनना है, मुझे नासा तक जाना है। तो कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि नासा तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन ये होता है कि आप मेहनत करते हो, सपने पूरे होते हैं। आप उस दिशा में काम करते रहो, बाकी सपने अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा-सा डिटेल बताना चाहूँगा कि जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो आप देखेंगे उसके नीचे से आग निकलती है। उस आग में जो नैनो पार्टिकल होते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और उनका जो जीवन काल है, जो उसका लाइफ टाइम है, वो नैनो सेकंड्स में होता है। और उसको अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको ऐसा कैमरा बनाना पड़ेगा जो कि स्पीड ऑफ लाइट, जो प्रकाश का जो वेग है उससे भी तेज जाए, तभी आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो ऐसा लम्हा आया कि हमने वो टेक्नोलॉजी को वहाँ पे डेवलप किया। उसके बाद अब बारी थी कि हम वो जो रॉकेट लॉन्च करते हैं, जो पार्टिकल निकलते हैं, उसके लिए हमें एक बर्नर बनाना होता है टेस्ट करने के लिए। वो बर्नर नहीं बन रहा था क्योंकि पैंडेमिक से सब कुछ बंद था। तब मैंने क्या किया, आप सोचिए कि आप किस तरह से अपने लाइफ में डॉट्स कनेक्ट करते हैं। मैंने एक दिया लिया, जो कि लैंप होता है, जिसको हम अपने गाँव में डेबरी बोलते हैं। आप देखेंगे कि हम केरोसिन तेल भरते हैं और एक उसमें से कपड़े की जो है एक वो बनाते हैं और उसको जलाते हैं, उसको डेबरी बोला जाता है। सो डेबरी के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसमें से कालिख निकलती है, वो भी वही पार्टिकल हैं जो कि रॉकेट में जब हम फ्यूल बर्न करते हैं, वो पार्टिकल निकलते हैं। गाँव में मैंने उसी डेबरी के सामने पढ़ाई की थी। मैंने कहा मैं इस डेबरी को ही यूज़ करूँगा और मैंने उस डेबरी को रखा है और फिर हमने पहला टेस्ट किया है। और फिर हमने वो पेपर जो है वो नेचर के लाइट साइंस एप्लीकेशन जर्नल में पब्लिश किया और पूरे वर्ल्ड में, पूरे न्यूज़ में वो काफ़ी हाईलाइट था कि हमने वर्ल्ड का फास्टेस्ट लेज़र शीट इमेजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। उसके लिए हमें काफ़ी रिकॉग्निशन मिला, हमें काफ़ी इन्विटेशन मिले मीडिया में इंटरव्यू देने के लिए। तो नासा में काम करते हुए मुझे 4 साल हो गया, लेकिन अभी भी मुझे ये लगता है कि मुझे बहुत कुछ हासिल करना है अपने जीवन में, बहुत ऐसी चीज़ें मैं अचीव कर सकता हूँ। इसलिए मैं निरंतर नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ को ढूँढता रहता हूँ, अपने आप को चैलेंज करता रहता हूँ कि नहीं मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है। और उसी की एक कड़ी ये है कि मैंने एज अ एंटरप्रेन्योर इंडिया में आईआईटी इंदौर में मैंने एक अपना खुद का स्टार्टअप खोला है, जिसका मैं फाउंडर हूँ। और इस स्टार्टअप का काम क्या है कि जो भी दुनिया में नई-नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं, खासकर एनर्जी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, चाहे और अलग-अलग जो क्षेत्र हैं, उससे रिलेटेड मैंने स्टार्टअप शुरू किया है कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी नई-नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए। और इंडिया में बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटी हैं जिसको युवाओं को परस्यू करना चाहिए। अगर हमें एक जॉब मिल जाती है तो हमें वहाँ तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें अपने आपको और आगे पुश करना चाहिए, हमेशा नया सीखना चाहिए, मेरा ये मानना है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ और जोश टॉक्स को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरा संवाद, मेरी बात सुनने के लिए आप सबको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।